पृथ्वी ग्रह पर। अभी साल है 3022। अब इंसानों की जंग दूसरे देशों से नहीं, दूसरे ग्रह से आए एलियन से होती है। और जंग में इंसानों की ओर से लड़ते हैं लोहे के बने बड़े बड़े रोबो सोल्जर्स। इन रोबो सोल्जर्स के अंदर एक पायलट बैठता है और युद्ध में उन्हें कंट्रोल करता है। मेजर विक्रम मेहरा भी ऐसे ही एक पायलट है और उन्हें यकीन है कि डीएनए एबिलिटी टेस्ट में उनके बेटे शौर्य को भी पायलट ही चुना जाएगा। पिछली 9 पीढ़ियों में उनके परिवार का कोई भी मर्द इस टेस्ट में रिजेक्ट नहीं हुआ था। बस इसलिए मेजर विक्रम मेहरा हर दम जोश में रहते हैं। वो अपने अंदाज से जीते हैं और उन्हें बड़ा गुरूर है अपने खून पर। दूसरी तरफ उनका बेटा शौर्य है जो 1 नंबर का आलसी और निकम्मा है। वो बस अपने मन की करता है, चाहे वो सही हो या गलत, चाहे किसी गैर से झूठ बोलना हो या अपने ही घर में चोरी करना। रात के ठीक 2 बजे थे। मेजर विक्रम मेहरा के घर में बिल्कुल सन्नाटा था। लगता है माँ और पापा सो चुके हैं। 18 साल के शौर्य ने सोचा। फिर वो अपने कमरे से बाहर निकला और दबे पांव बिना कोई आवाज किए अपने पिता मेजर विक्रम मेहरा के कमरे की तरफ जाने लगा। कमरे में पहुंचकर शौर्य अंधेरे में उनका पर्स ढूंढने लगा। वो जानता है कि उसके पिता अपना पर्स बिस्तर के दाहिनी तरफ लगी हुई लकड़ी की टेबल पर ही रखते हैं। यह पहली बार नहीं जब वो रात के वक्त ऐसे चोरों की तरह अपने पिता के पर्स से पैसे चुराने की फिराक में था। इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुका था और कभी पकड़ा भी नहीं गया था। लेकिन आज शौर्य की किस्मत ने उसका हाथ आखिरकार छोड़ ही दिया। उसने जैसे ही टेबल पर से पर्स उठाया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबरा कर पीछे मुड़ा। शौर्य का हाथ उसकी मां सुधा ने पकड़ा हुआ था। मां ने उसके हाथ से पर्स लिया और वापस टेबल पर रख दिया। फिर वो उसे कमरे से बाहर ले आई। तू चोरी कर रहा था? बस यही देखना बाकी रह गया था। तुझे क्या हो गया है शौर्य? मां ने दुख भरे लहजे में कहा। शौर्य नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि मां से सच कैसे कहे। उसकी मां सुधा ने बेटे के जवाब का इंतजार नहीं किया और फिर से बोली, तेरे पापा ने कितनी बार मुझसे पूछा कि शौर्य अपनी लाइफ में सीरियस कब होगा, वो लाइफ में बनना क्या चाहता है। अब क्या जवाब दूं उन्हें कि मेजर विक्रम मेहरा, आपका बेटा जिसका नाम हमने बहुत उम्मीदों के साथ शौर्य रखा था, वो तो चोरी करना सीख गया है, तो अब लाइफ में चोरी बनेगा। शौर्य ने नजरें ऊपर की ओर देखा कि मां की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उसने आगे बढ़कर मां से माफी मांगी और कहा, मां, मैं अपने लिए चोरी नहीं कर रहा था। वो कल मेघा का जन्मदिन है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे ट्रीट दूंगा, तो बस उसी के लिए। और आप ही तो कहती हैं कि अपना वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। मेघा का नाम सुनकर मां का गुस्सा कुछ कम हुआ। वे जानती हैं कि मेघा रॉय बहुत ही होनहार लड़की है। वो हर चीज में अव्वल है। सुधा ये भी जानती है कि शौर्य मेघा को कितना पसंद करता है और उन्हें यकीन है कि उनके निकम्मे बेटे को मेघा ही सही लाइन पर ला सकती है। कितने पैसे चाहिए तुझे? मां ने पूछा। मां का सवाल सुनते ही शौर्य का चेहरा खिल गया। वो झट से बोला, ज्यादा नहीं चाहिए मां, बस 6000 सिल्वर कॉइंस। सुबह अलार्म क्लॉक की आवाज से शौर्य की नींद खुली। उठते ही उसने अपनी पैंट की जेब टटोली। उसमें पैसे रखे थे। शौर्य ने जेब से वो पैसे निकाले और गिनने लगा। 4, 5, 6। अरे वाह, तो मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। कल रात मां ने सचमुच मुझे 6000 सिल्वर कॉइंस दिए थे। ये तो कमाल हो गया, वाह। शौर्य ने पैसों को वापस जेब में रखा और अपना फोन ढूंढने लगा, लेकिन पूरे कमरे में फोन उसे कहीं दिखा ही नहीं। शौर्य समझ गया कि उसका फोन फिर से घर की मेड श्रीवल्ली ने उठाया होगा। श्रीवल्ली एक रोबोट है जिसे शौर्य की मां सुधा ने खुद डिजाइन किया था। साल 3002 तक उन्होंने कई होम हेल्पिंग रोबोट्स को डिजाइन किया था। फिर मेजर विक्रम मेहरा से उनकी शादी हो गई और रोबोट डिजाइनिंग का काम उनसे छूटता चला गया। श्रीवल्ली! शौर्य ने जोर से उसे पुकारा। अगले ही पल श्रीवल्ली शौर्य के सामने आकर खड़ी हो गई। तुमने पुकारा और हम चले आए, श्रीवल्ली ने गुनगुनाते हुए कहा। श्रीवल्ली, तुमने फिर मेरा फोन उठाया? शौर्य बोला। श्रीवल्ली मुस्कुराई और उसने कहा, ये बड़े साहब का हुक्म है बाबा कि आपका फोन रोज सुबह नीचे हॉल में रख दिया जाए। फोन लेने के बहाने आप बिस्तर से तो उठेंगे,
इससे पहले कि शौर्य आगे कुछ कहता, श्रीवल्ली कमरे से जा चुकी थी। शौर्य मन मारकर ही सही लेकिन बिस्तर से उठा और नीचे हॉल में जाकर अपना फोन देखने लगा। मेघा की 2 मिस कॉल, मर गए। बड़बड़ाते हुए शौर्य वापस अपने कमरे की तरफ दौड़ा और फटाफट तैयार होने लगा। मेघा के जन्मदिन पर भी वो अगर उसके घर देर से पहुंचा तो वो नाराज हो जाएगी। अपनी चेक शर्ट के बटन लगाते हुए शौर्य ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फौरन फोन उठाया और बोला, मैं घर से निकल चुका हूं मेघा, बस पहुंच ही रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ से मेघा की आवाज आई, जहां भी हो यू टर्न ले लो। यू टर्न? लेकिन क्यों मेघा? शौर्य ने हड़बड़ाते हुए पूछा। मेघा ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूं। शौर्य अब हंस चुका था। आगे एक नया झूठ बोलने में उसे कोई फायदा नहीं दिखा, तो उसने सच बोल दिया, वो मैं अभी शर्ट पहन रहा था मेघा, बस 1 मिनट में आया। मेघा अपनी कार लेकर आई थी। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा लगा था। वो कार में बैठी शौर्य का इंतजार कर रही थी। शौर्य दौड़ता हुआ आया और आकर कार में बैठ गया, फिर जोर से बोला, हैप्पी बर्थडे मेघा। मेघा ने कुछ नहीं कहा, बस कार स्टार्ट की और बिना शौर्य को देखे उससे पूछा, तो कहां जाना है? शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, स्पेजिया। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई मेघा की कार स्पेजिया कैफे के सामने जाकर रुक गई। शौर्य और मेघा कार से उतरे। फिर मेघा ने कार का एक बटन प्रेस किया जिस पर लिखा था पार्किंग मोड ऑन। बटन प्रेस होते ही कार खुद ही पार्किंग लॉट में चली गई। कैफे में शौर्य ने पहले से ही एक टेबल बुक की हुई थी। तो मैं कैसी लग रही हूँ? मेघा ने पूछा, लेकिन शौर्य का पूरा ध्यान अपने फोन में था। दरअसल वो खाने का बिल कैलकुलेट कर रहा था। मेघा का सवाल सुनकर उसका ध्यान टूटा। मेघा की ओर देखकर उसने बड़े प्यार से कहा, जैसी तुम हमेशा लगती हो, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। शौर्य का जवाब सुनकर मेघा को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें तारीफ करना नहीं आता ना? शौर्य ने ना में गर्दन हिला दी और वापस अपनी कैलकुलेशन में लग गया। खाना खाते हुए मेघा के जेहन में कुछ चल रहा था। वो शौर्य से कुछ सीरियस बात करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कैसे करे। तभी शौर्य ने कहा, तो मेघा, तुम इस बार भी टॉप करने वाली हो ना? मेघा ने कुछ सोचकर कहा, वेल, अभी तक तो सारे एग्जाम अच्छे हुए हैं, लेकिन रोबो डिजाइनिंग का जो लास्ट पेपर होने वाला है उसकी तैयारी थोड़ी कम है, पता नहीं कैसा होगा। मेघा, तुम खामखा परेशान होती हो, तुम्हारा लास्ट पेपर भी अच्छा ही होगा और तुम देखना, हर साल की तरह इस साल भी तुम ही टॉप करोगी। और तुम? मेघा ने पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि हर साल की तरह मैं इस साल भी पास तो हो ही जाऊंगा। इतना कहकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। मेघा जानती है कि शौर्य अपने लाइफ और अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। यूं तो मेघा को यकीन है कि उसका प्यार शौर्य को बदल सकता है, लेकिन इतने यकीन के बाद भी वो इस बारे में शौर्य से बात करते हुए झिझकती है। लेकिन आज नहीं। तुमने आगे का क्या सोचा है शौर्य? मेघा ने शौर्य से पूछा। तो वो एक्साइटेड होते हुए बोला, आगे? वेल, आगे हम लोग डिजर्ट खाएंगे और फिर पिक्चर और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव। मैं तुम्हारे डीएनए एबिलिटी टेस्ट की बात कर रही हूं शौर्य। आज या कल में ही तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। तुम जानते हो, लास्ट वीक मेरा रिजल्ट आया था और नेक्स्ट मंथ से मैं पायलट ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन तुमने क्या सोचा है? अगर तुम रिजेक्ट हो गए तो तुम क्या करोगे? मेघा ने सीरियस होकर कहा। रिजेक्ट? ये शब्द सुनते ही शौर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज आवाज में बोला, मैंने तुमसे पहले भी कहा है मेघा, मेरे सामने ये रिजेक्ट शब्द मत बोला करो तुम। शौर्य का ऐसा रवैया देखकर मेघा को भी गुस्सा आ गया। वो भी गुस्से से बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शौर्य? मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूं। तुम्हें प्रैक्टिकल होने के लिए कह रही हूं और तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले डूबेगा किसी दिन। अरे मेघा, मैं तो कब का डूबा हुआ हूं यार तुम्हारे प्यार में। फॉर गॉड सेक शौर्य, कभी तो सीरियस हो जाओ, मेघा ने जोर से चीखते हुए कहा। कैफे में सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। शौर्य ने मेघा को शांत करने के लिए कहा, देखो मेघा, सब लोग हम ही को देख रहे हैं, यहां तमाशा मत करो यार। तमाशा? मैं कर रही हूं तमाशा? फिर तो मुझे यहां से चले जाना चाहिए। इतना कहकर मेघा वहां से चली गई। मेघा के जाने के बाद शौर्य ने अपने दोस्त मन्नू को कॉल किया। मन्नू, कहाँ है तू? और कहाँ, यही हूँ अपने अड्डे पर यार। कुछ देर बाद शौर्य एक पुरानी फैक्ट्री के सामने खड़ा था।
सालों से खाली पड़ी इस फैक्ट्री को मन्नू और शौर्य अपना अड्डा बताते हैं। शौर्य अंदर पहुंचा। मन्नू ने उसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, तो मना ली मेघा के जन्मदिन की बिलेटेड पार्टी, लेकिन तू इतना जल्दी क्यों आ गया यार? शौर्य ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। सामने एक पुराना रेडियो रखा था। शौर्य ने वो रेडियो बंद कर दिया। मन्नू समझ गया कि उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके आया है। मन्नू पास रखी दूसरी कुर्सी पर आकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों दोस्तों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर मन्नू ही बोला, तो क्या कहा मेघा ने? वही यार मन्नू, आगे क्या करने का सोचा है? लाइफ, फ्यूचर, डीएनए एबिलिटी टेस्ट में सेलेक्ट नहीं हुए तो आगे क्या करोगे? मुझे नहीं करना यार कुछ भी। और मैं शौर्य मेहरा हूं यार, मैं क्यों सेलेक्ट नहीं होऊंगा? शौर्य आगे कुछ कहने वाला था कि तभी उसका फोन बजा। ये मां की कॉल थी। वो घबराते हुए बोल रही थी, हेलो बेटा, बेटा तू अभी घर मत आना, तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। शौर्य अभी कुछ कहता उससे पहले ही फोन कट गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि घर पर ऐसा क्या हो गया जो मां उसे घर आने से रोक रही है। उसने मन्नू से कुछ नहीं कहा, बस वो फौरन उठा और घर की तरफ चल दिया। कहां है वो निकम्मा है कहां? शौर्य के पिता मेजर विक्रम मेहरा अपनी पत्नी सुधा पर चिल्ला रहे थे। तभी शौर्य अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ पापा? आप मां पर क्यों चिल्ला रहे हैं? शौर्य को अपने सामने देखते ही मेजर विक्रम मेहरा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बिना कुछ कहे शौर्य के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। विक्रम मेहरा का यह रूप देखकर सब लोग सन्न रह गए। वो तेज आवाज में बोले, तेरे डीएनए एबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आया था मेरे ऑफिस में। तू रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट। अब तू कभी पायलट नहीं बन सकेगा। अपनी पूरी टीम के सामने मैंने तेरा रिजल्ट ओपन किया था। आज सब लोगों के सामने तूने मेरी नाक कटा दी। और सुधा, तुम जानती हो मेरी पीठ पीछे उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शौर्य मेरा खून नहीं है। अब तुम ही बताओ, ये निकम्मा मेरा बेटा है भी या नहीं? अपने पिता के कहे शब्द शौर्य के सीने में किसी तीर की तरह आकर लगे। ऐसे तीर जिनसे उसकी रूह तक छलनी हो गई। एक ही पल में शौर्य की दुनिया उलट गई थी। अब वो क्या करेगा? ये सोचते हुए शौर्य जमीन पर गिर पड़ा।